तो आज हम लोग आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बेसिक्स शुरू कर रहे हैं कि व्हाई यस डू वी मैम। स्टडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और इसमें इसके बेसिक्स क्या है, क्या फाउंडेशन स्टोन है, और इसमें क्या क्या स्टडी इन्वॉल्व है बेसिकली। तो अगर आप इस वर्ड को देखो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, अगर हम इस वर्ड इसका ब्रेक डाउन करें तो दिस इज मेड अप ऑफ इंजीनियरिंग प्लस मैकेनिक्स, राइट। तो इंजीनियरिंग वर्ड कहीं पे भी हम बोलते हैं ना, कोई चीज इंजीनियर करनी है, तो दिस बेसिकली इन्वॉल्व्स या तो डिजाइनिंग, या कोई चीज बिल्ड करनी है, स्ट्रक्चर बनाना है, मशीन बनानी है, पहले तो मॉडल डिजाइन एंड देन किसी भी चीज का स्ट्रक्चर। तो बेसिकली इट इज डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग, इंजीनियरिंग इन बेसिक टर्म्स। और मैकेनिक्स जो होता है ये फिजिक्स का पार्ट है, और इसमें हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं, जैसे मैकेनिक वर्ड से ही आप देखेंगे कि इट इन्वॉल्व्स मोशन ऑफ फिजिकल बॉडीज। तो अब जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरा वर्ड क्लब करके देखें तो दिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडीज एंड एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग, इन डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग। जब हम बॉडीज पे का मोशन, उन पे फोर्सेस को स्टडी करके उस स्टडी को भी यूज इट फॉर डिजाइनिंग और बिल्डिंग समथिंग, उसी पूरी फील्ड की को हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें थोड़ा आगे इसकी एक बार डेफिनेशन अगर हम पढ़ लें तो इट विल बी ब्रांच ऑफ physical science which treats the effect of forces upon the state of rest or the state of motion of material bodies। चाहे बॉडी कभी कभार हमें मोशन में देखना पड़ता है, जैसे अगर आपको कार डिजाइन करनी है तो हमें मोशन में भी देखना है कि इस ये मूव करती है तो टायर्स पे क्या फोर्स है, रोलिंग फ्रिक्शन या वगैरह जो भी है मोशन वाला स्टेट में भी। या फिर कभी हमें रेस्ट बॉडीज पे भी फोर्सेस का इफेक्ट देखना पड़ता है, जैसे जो भी हमारे अप्लायंसेस हैं या जो हमारे घर में जो भी हम यूज करते हैं, चेयर टेबल, वो भी डिजाइनिंग किए हुए हैं, तो वो रेस्ट में है, उन पे हमारा फोर्सेस। तो सारे बॉडी बॉडी भले ही रेस्ट पे हो या मोशन में हो, उस पे जो हम फोर्स की स्टडी करेंगे उसके उसको हम लोग बेसिकली मैकेनिकल ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इन्वॉल्व करते हैं। इसको दूसरे तरीके से अगर देखें, जैसा मैंने पहले बताया, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस ऑफ मैकेनिक्स टू द प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली हम लोग कोई भी इंजीनियरिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, वो रेस्ट पे हो सकता है या फिर मोशन में हो सकता है। तो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बेसिकली वील अप्लाई फोर्स, और किसी भी हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे उसका रिएक्शन रिएक्शन वी हैव टू स्टडी, और अकॉर्डिंगली हम फिर मॉडलिंग करेंगे, डिजाइनिंग, कि क्या ये कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। इतना फोर्स लगा रहे हैं तो कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, इतना लगा रहे हैं तो कितना, उसके हिसाब से हम लोग, हमारे घर में अप्लायंसेस आते हैं तो आप लोगों ने देखा है उसमें स्पेसिफिकेशंस लिखे होते हैं कि ये इतना लोड ले सकता है। कोई भी अगर हमारा मान लो वेइंग स्केल है या कोई भी हीटिंग अप्लायंस है, वो कितना टेम्परेचर बेयर कर सकता है, तो वो सब स्पेसिफिकेशन हमारा इसी को स्टडी करने से आता है। तो इसी का अगर आपको पूछा जाए कि अब बताओ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आपका सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस यही है, हम लोग जो प्लान्स यूज कर रहे हैं उसको मॉडल करना है, तो उसका इंजीनियरिंग एनालिसिस, बेसिकली एनालिसिस है ब्योरा। हम लोग कोई भी मॉडल डिजाइन करते हैं, पहले इंजीनियर करते हैं, तो उसको हमें स्टडी करना है, वो इमोशन, तो उसका एनालिसिस होता है। पहले कोई भी आप ऑब्जेक्ट अप्लायंस लाते हो घर में, जैसे कोई भी अप्लायंस है उसके आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं
कि ये कितना मैक्सिमम वेट कितना ले सकता है, जैसे वेइंग स्केल है हमारा, या फिर हम देखते हैं अवन है, अवन का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना, या अवन में जो हम वो रख सकते हैं, जो भी बाउल वगैरह रख सकते हैं, उसको अगर हम यूज करें, जैसे मान लो कोई भी प्लास्टिक, उसमें लिखा होता है कि किस मटी प्लास्टिक या मेटल या स्टील आप किसको इसमें रख सकते हो। तो ये सारा पार्ट जो है ये एनालिसिस में आता है। जब हम स्टडी करते हैं, हमने प्लास्टिक को स्टडी किया, उसकी प्लास्टिसिटी, मेटल की मेटालिसिटी, सब कुछ हमने स्टडी किया, और फिर हमने देखा इन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, और अकॉर्डिंगली हमने फिर जो हमारा अवन है उसकी स्पेसिफिकेशंस बनाई कि इसमें ये चीज आप रख सकते हो, मेटल या कुछ भी, और ये चीज आप नहीं रख सकते हो। कोई दूसरी चीज है, मान लो वीक प्लास्टिक है, उसको आप नहीं रख सकते हो। ये सारे उसके स्पेसिफिकेशंस के पार्ट होते हैं। तो ये आप तभी स्पेसिफिकेशन डाल सकते हो जब आपने एनालिसिस किया है, आपने स्टडी किया है। ठीक है, वेट, जैसे वेइंग स्केल होता है, उसमें स्प्रिंग लगा होता है, तो स्प्रिंग अगर आपको याद हो तो हमारा फोर्स कांस्टेंट से रिलेटेड होता था। इसका डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फोर्सेस का कैसे करना है, अभी बेसिक पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि ये इसको इतना खींचेंगे, इतना आप मैक्सिमम खींच सकते हो, सो दैट इट रिटेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। इससे मैक्सिमम इसकी इलास्टिसिटी को, पहले तो इसकी इलास्टिसिटी निकालनी है, वो एक प्रोसेस है। उसके बाद उस मैक्सिमम इलास्टिसिटी से अगर आप बाहर इसको स्ट्रेच कर दोगे तो ये डिफॉर्म हो जाएगा। तो ये सारा आपको जो उसका मैनुअल आता है अप्लायंस का, उसमें आपको ये सब चीजें मेंशन्ड होती है। तो वो कहाँ से आती है? वो एकदम कहीं से नहीं आ गई, वो सारा मटेरियल्स का, ऑब्जेक्ट्स का एनालिसिस किया गया पहले लैब में या कंपनी में जहाँ भी, उसके बाद आपको वो स्पेसिफिकेशंस दिया। ठीक है, तो यही इसका सिग्निफिकेंस है कि आपकी जो भी इस फील्ड में हम लोग ये जो स्टडी करते हैं, दिस इज द फाउंडेशन स्टोन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे अभी मशीन बनानी है या रोबोटिक्स में भी अंदर का मेनली मैकेनिक्स होता है पार्ट, और फ्लूइड फ्लो, वो फ्लूइड मैकेनिक्स में आ जाता है आपका, वो एक अलग फील्ड है। ठीक है, और भी कई फील्ड है। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आपको डिजाइनिंग में बेसिक फाउंडेशन है मैकेनिक्स, स्टडी करना ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स एंड उसका इफेक्ट। अब अगर हम आगे इसको ब्रॉड करें, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स तो कई तरीके के हैं हमारे, हमने बोल तो दिया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इट डील्स विद द फोर्सेस ऑन मटेरियल बॉडीज। अब मटेरियल बॉडी देखा जाए तो हमारे पास तो मटेरियल बॉडी बहुत तरीके की होती है, कुछ सॉलिड है, कुछ फ्लूइड है। बेसिकली अगर दो बड़ी कैटेगरी देखें तो हमारे पास जो है मटेरियल बॉडीज में हमारे पास सॉलिड बॉडीज प्लस, या मतलब दूसरी कैटेगरी है फ्लूइड बॉडीज। जैसे डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करने हैं तो वहां पे प्रेशर फ्लो देखना पड़ता है। तो ब्रॉडली हमने इनको इन दो कैटेगरीज में कर दिया। चलो, फ्लूइड में तो एक ही आ गया कि लिक्विड के साथ हम डील करेंगे या गैस के साथ, इसमें गैस भी इंक्लूड हो जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। लेकिन जो सॉलिड है ना, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशंस है, क्योंकि आपका तो फिर हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड हो गया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बेसिकली मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। क्योंकि एक साथ स्टडी करना तो मुश्किल है, तो अलग अलग इसको कैटेगरीज में बांट दिया, सो दैट पढ़ना आसान हो, स्टडी करना आसान हो। अब जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स है उसका फर्दर डिवीजन है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज एंड रिजिड बॉडीज। अब मुझे बताएगा कोई कि डिफॉर्मेबल बॉडीज क्या होती है? डिफॉर्मेबल बॉडीज, जैसे वर्ड से हमें
ये वर्ड कहाँ से आया? डिफॉर्म, मतलब चेंज ऑफ शेप। तो यानी कि जो बॉडी पे फोर्स हम लगा रहे हैं, हमने फोर्स अप्लाई किया और इसका जो रिस्पॉन्स है उसमें ये बॉडी डिफॉर्म होके आ गई। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रबर और जो है आपका इलास्टिक, राइट। तो ये बॉडीज में हम थोड़ा भी फोर्स लगाते हैं तो वैसे तो डिफॉर्म सारी बॉडीज होती है, आइडियली देखा जाए सॉलिड भी होती है, लेकिन इनमें जो डिफॉर्मेबल है डिफाइन, इनमें हमें दिखता है, अपेरेंट होता है। द डिफॉर्मेशन इज विजिबल नेकेड आई से। आइडियली देखा जाए, हम कोई सॉलिड वॉल को भी पुश कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा डिफॉर्म होता है आइडियली, वो हमें दिखता नहीं, वो अपेरेंट नहीं है। लेकिन डिफॉर्मेबल बॉडीज को हम थोड़ा भी उन पे फोर्स लगाएंगे या टेंशन लगाएंगे तो उनका रिस्पॉन्स है कि वो डिफॉर्म हो जाएंगी। जैसे अगर आप रबर को देखते हो, रबर जो ये हम लोग नॉर्मल, तो अगर आप उसको पुल करते हो, छोटा है, अगर आप उसको पुल करते हो तो आपने इस पे फोर्स लगाया, इसको पुल किया और इसका ये रिस्पॉन्स आया। तो इसने कैसे रिस्पॉन्ड किया? बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ। तो इसका तरीका, अब इस रिस्पॉन्स को हमें कैसे पता चला इसका रिस्पॉन्स? व्हेन इट इंक्रीज, इसने अपनी जब लेंथ बढ़ाई हमारे खींचने पे तो हमें पता चला इसका ये रिस्पॉन्स है। तो इसी के बेस पे हम लोग इनकी इलास्टिसिटी वगैरह डिसाइड करते हैं कि हम इतना पुल कर सकते हैं मैक्सिमम, सो दैट इट रिटेन्स, इट विल कम बैक। फिर हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस इसी शेप में आ जाएगा जो ओरिजिनल था, राइट। तो ये तो डिफॉर्मेबल बॉडीज होगी। उसके बाद आती है रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडी जो नॉन डिफॉर्मेबल है, सिंपल, राइट। दे आर नॉट डिफॉर्म्ड व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जैसे मैंने बोला डिफॉर्म तो थोड़ा बहुत सब होते हैं बट इनका विजिबल नहीं। तो उसके बाद इनकी फिर फर्दर कैटेगरीज है, जैसे स्टैटिक्स, डायनामिक्स। तो सबसे पहले हम स्टैटिक्स को देखते हैं। तो स्टैटिक वर्ड जो आता है उसका लिटरल मीनिंग है स्टेशनरी। ये स्टेशनरी से आया है, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे। तो स्टैटिक्स मतलब जो उन बॉडीज जो रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग्स। अब रेस्ट क्या है ये समझना भी एक अलग चीज है। अब फोर्स, आपको, आप लोगों को न्यूटन के 3 लॉज याद है? फर्स्ट लॉ याद है किसी को? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? किसी को भी नहीं याद है? मैम इनर्शिया, मैम इनर्शिया। हाँ, इनर्शिया को थोड़ा आप इलैबोरेट करो। वेरी गुड, सही बोला आपने। उसको थोड़ा अगर इलैबोरेट, इनर्शिया जो नहीं समझता कैसे बताएंगे? मैम जो वस्तु अगर मोशन में है कोई वस्तु तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। हाँ, अगर अच्छा, अगर रेस्ट इनर्शिया, पोजीशन पहले पे तो इनर्शिया क्या है ये बता सकते हो आप? आपने बोला, एक्चुअल में आपने ठीक बोला, दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया अगर देखा जाए। लेकिन इनर्शिया है क्या? इनर्शिया है रेजिस्ट टू चेंज। अगर किसी बॉडी का, जैसे आपने बोला, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, ठीक है। तो इसका मतलब हम उसको एसेंस में क्या बोल सकते हैं कि वो अपने अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को रेजिस्ट कर रही है, उसका अपोज कर रही है उसको, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि स्टैटिक्स में जब हम स्टडी करते हैं तो हम बेसिकली, स्टैटिक्स का मतलब है जब बॉडी पे नेट फोर्स एक्सटर्नल 0 है। तो एफ नेट इज 0 विच इम्प्लाइज दैट की बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस्ड है, ऑल फोर्सेस ऑन द बॉडी आर बैलेंस्ड। इसको मिस्टेक ये नहीं करना कि फोर्सेस 0 है या फिर नो फोर्स।
ये बोलना गलत है कि कोई फोर्स नहीं है या फोर्स बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। इक्विलिब्रियम का अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हम ये नहीं बोलते उस पे फोर्स नहीं लग रहा है, बल्कि हम ये कहते हैं कि जितने फोर्सेस है वो सारे बैलेंस्ड है। ये कहने का मतलब है अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, वो हमारा स्टेटमेंट है। ये कहना गलत है कि बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा इसलिए वो रेस्ट पे है। नहीं, ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी आर बैलेंस, इट इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज एफ नेट इज 0। तो ये जो हम स्टडी करते हैं, जब ऐसा केस हमारे पास आता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो तब हमारा जो बॉडी की स्टडीज होती है वो बॉडी हमारा आता है स्टैटिक्स के अंदर कि रेस्ट पे बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। तो सच बॉडीज आर सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जैसा मैंने समझाया। अब जो दूसरी मेजर कैटेगरी है रिजिड बॉडीज के मोशन में, वो है डायनामिक्स। तो जैसे डायनामिक्स में का आपको नाम से ही पता चल रहा है, इट इज बेसिकली मोशन। डायनामिक्स में डील्स विद द एनालिसिस ऑफ मूविंग बॉडीज। तो इसमें जैसे स्टैटिक्स में स्टेशनरी बॉडीज था, रेस्ट पे थी, अब यहाँ पे हम लोग मूविंग बॉडीज से डील कर रहे हैं कि जब मूविंग बॉडी पे मैं फोर्स लगाती हूँ तो हाउ डज दैट मूविंग बॉडी रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू माय फोर्स जो मैं अप्लाई कर रही हूँ। वो नेचुरल फोर्स हो सकता है लाइक ग्रेविटी, और इट कैन बी अ मैन अप्लाइड फोर्स, मैं कोई पुश या पुल दे रही हूँ, एनी फोर्स। बट पॉइंट जो है डायनामिक्स में हम लोग मूविंग बॉडीज पे फोर्स का स्टडी कर रहे हैं बेसिकली। नाउ इसकी भी फिर दो कैटेगरी है कि ठीक है मूविंग बॉडीज तो है, हम उस पे उसका स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन मूविंग बॉडी पे एक कैटेगरी हो सकती है कि हम लोग उस पे फोर्स भी पढ़ रहे हैं। डायनेमिक्स में आपका दो सब कैटेगरीज है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में क्या है, जैसे हम इसमें है तो दोनों ही मूविंग बॉडीज का स्टडी, पर फर्क ये है कि काइनेमेटिक्स में हम लोग कॉज ऑफ मोशन भी देखते हैं, तो कॉज ऑफ मोशन नहीं देखते हैं, सॉरी, कॉज ऑफ मोशन इज नॉट लुक्ड एट। और काइनेटिक्स में वी सी द रिलेशन बिटवीन फोर्सेस एंड द रिजल्टिंग मोशन, कि फोर्स को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है और उस मोशन का जो कॉज है वो क्या है, ये हम काइनेटिक्स में स्टडी कर रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स को अगर हम देखें अभी ब्रॉडली, तो इसमें वी आर नॉट या, तो काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम लोग कॉज नहीं देख रहे हैं, सिर्फ मोशन पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हुई है पहले, याद है किसी को वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या था आपने 9th में पढ़ा? याद है, बताओ। v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as. Yeah, good. S is equal to ut plus half at square and v square minus u square is equal to 2as. तो ये हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी। तो काइनेमेटिक्स में बेसिकली इन्हीं का यूज होता है मेजरली। अब यहाँ पे आप देखोगे कहीं पे भी फोर्स का मेंशन नहीं है, कोई भी फोर्स के लिए एक्सप्रेशन इनमें नहीं है। ये सारे वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी इनिशियल, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये इन्हीं के अराउंड ये इक्वेशंस है।
तो काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम ये स्टडी करते हैं, जैसे आपको याद होगा, आपको क्वेश्चंस देते हैं कि कोई एक कार है जो कुछ से शुरुआत कर रही है और उसकी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड बाद कुछ v हो गई, तो बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना था, है ना? ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि इस एक्सेलरेशन के पीछे का फोर्स क्या है, जहां तक इनकी बात है। हम लोग कॉज यहाँ पे काइनेमेटिक्स में नहीं देखते हैं, बस आपकी मोशन की स्टडी होती है। पैरामीटर्स हमें निकालने होते हैं कि वेलोसिटी क्या है, इतनी वेलोसिटी दूंगा तो कितना एक्सेलरेशन आएगा, इतनी देर के लिए एक्सेलरेट करूंगा तो कितना फाइनल वेलोसिटी होगा या कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये सब है। और बात इंपॉर्टेंट ध्यान में ये रखनी है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड तभी होते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है तो हम लोग इन्हें नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये तो हो गई हमारे काइनेमेटिक्स की बात कि जो भी है इसमें हम लोग फोर्स कॉज नहीं देख रहे हैं, सिर्फ मोशन देख रहे हैं कि हमारा वेलोसिटी क्या है, टाइम एंड ऑल दैट। तो ये आपको जैसे द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट रेफरेंस टू द कॉजेस ऑफ मोशन, इसमें कॉजेस ऑफ मोशन का कोई रेफरेंस नहीं है, उनको रेफर नहीं किया जाता, उससे हम डील नहीं करते हैं इस फील्ड में। और पैरामीटर्स जो बेसिकली इसमें इन्वॉल्व है, जैसा मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन से बताया, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, और यही सारे पैरामीटर्स है जो आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन में यूज होते हैं बेसिकली, आपने पीछे देखा। लेकिन फिर ऐसा तो है नहीं हाँ, ये हमारी बॉडीज पे फोर्सेस नहीं लगते, ऑल अराउंड अस वी आर सराउंडेड बाय फोर्सेस, चाहे नेचुरल फोर्सेस हैं, चाहे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। तो वो ऐसा तो है नहीं हम फोर्स को इग्नोर करके बॉडीज को स्टडी कर सकते हैं। मान लो आपने एयरक्राफ्ट डिजाइन करना है और एयरक्राफ्ट में तो आपको कितनी उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, आप उस पर फोर्स इग्नोर करके तो चल ही नहीं सकते। आपको उसके विंग्स पे भी देखना है कि विंग्स पे एयर ड्रैग कितना लगेगा, उसके मशीन के पार्ट्स कितना फोर्स लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी डिजाइनिंग करनी है। तो फोर्स को इग्नोर करने से तो डिजाइनिंग नहीं होगी। तो उसके लिए जो दूसरा फील्ड है वो है काइनेटिक्स। थोड़ा ही फर्क है इनकी स्पेलिंग्स में, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स जो हमारी फील्ड है, दैट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, जैसे मैंने बोला, बिटवीन मोशन एंड फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द मोशन। मोशन तो हम पढ़ ही रहे हैं, हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना एयरक्राफ्ट कितनी हाइट से जा रहा है, कितना टाइम ले रहा है, कितने टाइम में लैंड कर रहा है, वो सब तो स्टडी करेंगे। लेकिन हमें फोर्सेस भी देखने हैं, बिना फोर्सेस को स्टडी करे हम लोग काइनेमेटिक्स को नहीं स्टडी कर सकते। तो हमें कॉज तो देखना ही है कि अगर उसको एक्सेलरेशन मिल रहा है, अगर आप लोगों को थर्ड लॉ याद हो न्यूटन का, सॉरी सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ क्या था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन है, कोई बॉडी अगर एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन अगर नॉन जीरो है, तो इसका मतलब है सम फाइनाइट नेट फोर्स है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में मैं a को 0 रख दूं तो फिर मेरा ये नेट फोर्स होता है, F नेट भी 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोल रहा है इसकी ये एक्सेलरेशन थी, स्पीड निकालो, टाइम निकालो, तो उस एक्सेलरेशन का कुछ कॉज है, और वो कॉज क्या है? ये फोर्स। मैंने कुछ फोर्स लगाया, उसने इसमें a एक्सेलरेशन, मैंने एक m मास की बॉडी पे मैंने F फोर्स लगाया, तो उसने उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करी a। तो इस a का जो कॉज है वो है ये फोर्स। अब वो फोर्सेस क्या है, कैसे है, वो आपको बताए जाते हैं और स्टडी करनी होते हैं।
तो इन फोर्सेस की जो कॉज एंड मोशन का जो रिलेशन है वो हम काइनेटिक्स में देखते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन तीनों का, जैसे मैंने आपको बताया बेसिकली आपकी ये आपका न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जैसे हमने अभी देखा ना कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसी के अराउंड बेस्ड है हमारा काइनेटिक्स। तो हम अगर बेसिकली डिवीजन करें तो हमारा जो काइनेमेटिक्स है उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। इससे हम इसमें डील करते हैं, विच इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड देन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लेकिन अगर हम काइनेटिक्स देखें तो इसमें बेसिकली इट इज सेंटर्ड अराउंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ, which is F net is equal to mass into acceleration। तो जैसा उन्होंने बोला फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन का जो हम रिलेशन है ये हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि कोई बॉडी का में कितना कैसे फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया, अब इस फोर्स में कभी कभार सब कुछ हमारा इंक्लूडेड होता है। जब हम आगे और स्टडी करेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह फोर्सेस सब इंक्लूड होते हैं इसमें। उसी के बेसिस पे जैसा आपको बताया स्पेसिफिकेशंस बनाई जाती हैं। तो जैसे कि कोई भी है, अभी बैलेंस का हमने एग्जाम्पल लिया, या फिर आपका किसी भी मटेरियल का जो हीट रेजिस्टेंट या हम लोग अप्लायंस जो भी यूज करते हैं किचन में, तो स्टडी ये सारा एनालिसिस करने के बाद ही आपका उनका स्पेसिफिकेशन बनेगा। तो ये एक टेबल समराइज किया हुआ है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, देन मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, फिर ये इसको पूरा समराइज कर दिया है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड सॉलिड, स्टैटिक्स, डायनामिक्स। हम इसको एक बारी अगर समराइज करें तो मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, जो डिफॉर्म होती है बॉडी और जो अपना शेप बदलती है फोर्स के रिस्पॉन्स में लगाने की, रिजिड बॉडी जो जिनका हमें डिफॉर्मेशन अपैरेंट नहीं होता है। उसमें फिर फर्दर कैटेगरी है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स इज व्हेन रेस्ट पे है जो बॉडीज जिसमें एफ नेट 0 है, और डायनामिक्स जो है हमारा मोशन वाले बॉडीज। अब अगर मोशन स्टडी कर रहे हैं तो मोशन में हम फोर्स देखें या ना देखें, तो यहाँ पे हम लोग फोर्स को काइनेमेटिक्स में फोर्स को इग्नोर करते हैं, सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं। और काइनेटिक्स में हम लोग फोर्स और उसका दोनों का रिलेशन, फोर्स एंड मोशन। तो ये इसको समराइज किया हुआ है शॉर्ट में टेबल में। अब देखो जैसा हमने देखा कि बेसिकली हम लोग स्टडी कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फोर्स का इफेक्ट बॉडी पे, एंड देन वी हैव टू स्टडी द रिस्पॉन्स, है ना। तो उसके हिसाब से हमें बॉडी के वही देखना है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे अगर आपकी एक चेयर है तो उसका अलग अलग प्लास्टिक की चेयर्स होती हैं, तो किस प्लास्टिक, कौन सा प्लास्टिक आपका कितना वेट ले सकता है या नहीं ले सकता। उससे ज्यादा अगर आप वेट डालोगे इट विल रिस्पॉन्ड बाय ब्रेकिंग, ब्रेक हो जाएगा। वैसे तो हम चेयर पे वैसे भी बैठते हैं, अगर वो वेट ले सकता है, डिफॉर्म तो थोड़ा बहुत तब भी हो रहा, बट वो डिफॉर्मेशन हमें दिखता नहीं है। तो जो ये सॉलिड बॉडीज का हम लोग स्टडी करते हैं, तो अब बात आती है कि ये बॉडीज को हम कैसे ट्रीट करें। चलो ठीक है, समझ आ गया कि हमें फोर्स स्टडी करना है जो बॉडी पे लग रहा है, फिर बॉडी का रिस्पॉन्स देखना है। लेकिन बॉडी को, जिस बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसको कैसे ट्रीट करें, क्योंकि आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है तो बॉडी तो आपका मैटर है, मैटर से बना है।
और मैटर में फिर आता है मॉलिक्यूल्स एंड जो है एटम्स। तो इनकी अलग स्टडी है। अगर आप देखिए इनका एक अलग ब्रांच है जो हम एटॉमिक केमिस्ट्री और उसमें पढ़ते हैं। तो इतना ज्यादा अगर इसके उनके भी स्टडी, उनके भी एटम पे भी हम फोर्स की और मॉलिक्यूल को भी अलग इसका डिवीजन देखें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो कितने सारे मिलियंस ऑफ आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं। तो हर एक की स्टडी करना कि वो फोर्स पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो उस पे उसकी कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, या जो भी है सारी प्रॉपर्टीज वो हम इंडिविजुअल स्टडी करना। तो हमें फिर डिसाइड करना है तो इस बॉडी को हम लोग कैसे ट्रीट करा जाए। तो तब आपका कॉन्सेप्ट आता है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी को आपके इस फील्ड में, मैकेनिक्स की फील्ड में आपकी रिजिड बॉडी को जैसे उन्होंने डिफाइन करा है, इसका डेफिनेशन है कि विच डज नॉट डिफॉर्म व्हेन subjected to a force। तो रिजिड बॉडी, तो हम लोग इसको रिजिड बॉडी को, लेकिन उससे पहले एक वर्ड जो आता है वो आता है इट इज अ कॉन्टिन्यूम। ये वर्ड बहुत जरूरी है। अब ये कॉन्टिन्यूम क्या है? इट इज अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर विदाउट एनी वॉइड्स और गैप्स। तो हमने कॉन्टिन्यूम, जैसे होता है ना, कॉन्टिन्यूअस वर्ड से ही कॉन्टिन्यूम आया है। तो इसको हमने एक ऐसा, क्योंकि अगर वॉइड्स और गैप्स होंगे तो फिर सेपरेट हो गए, हमें एटम्स अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। तो हमने कॉन्टिन्यूम एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर ले लिया कि मतलब रिजिड है, उसमें बीच में कोई गैप्स और वॉइड्स नहीं है। फिर हमने बोला कि रिजिड बॉडी इज अ कंटिन्यूम, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है which is not deformed under the effect of load। जो भी जब भी हम उस पर कोई लोड रख रहे हैं तो वो डिफॉर्म नहीं होता है। जैसे मैंने चेयर का एग्जांपल दिया या टेबल का, दैट इज एनी टू आर्बिट्रेरी पॉइंट्स विद इन द बॉडी आर अनडिस्टर्ब। तो जिस ये बॉडी जिनकी बनी है, हमारी कोई भी सॉलिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी मतलब जैसे हम देखते हैं ना, प्लास्टिक्स का भी क्वालिटी अलग अलग होता है। या फिर कोई जैसे बीच में से अगर आपने उसकी कैपेसिटी से ज्यादा रख दिया तो ब्रेक हो गया। ब्रेक मतलब कि गैप आ गया आपके, ये जो यहाँ के जो मैटर थे, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स थे, और यहाँ के जो मॉलिक्यूल और एटम्स थे, दोनों के बीच में गैप आ गया। तो ये गैप हम जब रिजिड बॉडी को कंसिडर करते हैं, हम ये मानते हैं कि रिजिड बॉडी वो है जिसमें अगर हम उसमें लोड डालें तो ऐसा क्रैक डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, बेसिकली अपैरेंट नहीं आएगा। लेकिन उसके भी फिर ये नहीं है, जैसे हर बॉडी के लिए मैंने बोला ना, जैसे प्लास्टिक की चेयर पे भी एक लिमिट होती है, आप उससे ज्यादा कोई हैवी कोई बैठ जाएगा या रख दोगे सामान तो वो भी फिर हमें स्टडी करना है। लेकिन बेसिकली अगर हम थोड़ा सा भी, जैसे मैंने बताया कि डिफॉर्मेबल और उससे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें अपैरेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है रिजिड बॉडी। तो ये रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कैसे बॉडीज को ट्रीट कर रहे हैं, कैसे अदरवाइज फिर हम स्टडी करने में हमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कि कैसे इंडिविजुअली हम करें। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने पहले बोला था कि डिफॉर्म तो सारी बॉडी थोड़ा बहुत होती है, का फर्स्ट पार्ट आज हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट आपके फोर्सेस से स्टार्ट है। फोर्सेस में वेक्टर्स और कंपोनेंट रेजोल्यूशन वगैरह है, तो वो हम नेक्स्ट बार ही शुरू करेंगे, क्योंकि आधे में वो फिर नहीं हो पाएगा।